सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी कुछ ही दिनों पहले जेईई मेन सेशन 1 का जो रिजल्ट है एनटीए ने डिक्लेयर किया है और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं और उन्होंने 99 परसेंटाइल प्लस जो है स्कोर किया है। लेकिन इस बीच में स्टूडेंट कम्युनिटी में एक बड़ा कन्फ्यूजन जो है वो देखने को मिल रहा है, वो है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है। कई बच्चे ऐसे रहे जिनके 150 160 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन गए और कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके 200 प्लस मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल नहीं बन पाए। तो इस कारण से कई जो स्टूडेंट्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि एनटीए की तरफ से एक बड़ा ब्लंडर या कोई बड़ा स्कैम हुआ है जिसमें कि इतनी ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी हमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में देखने को मिल रही है। और कई बच्चे इसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड भी फील कर रहे हैं जिनके 200 मार्क्स आए हैं और उनके 99 परसेंटाइल फिर भी नहीं आए, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक हताशा फील हो रही है, एक डिप्रेशन सा उनको फील हो रहा है। और ऐसे कई बच्चे जो हैं मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया और फिर मुझे लगा कि इस कंफ्यूजन को मुझे दूर करना चाहिए और इस पे एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि किस तरह से ये जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है ये कैलकुलेट किया गया है और वास्तव में इसमें कोई ब्लंडर या स्कैम है या नहीं है। इसीलिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से जो भी हम कंक्लूजन निकालेंगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने में आपके सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेईई मेन सेशन 1 एनटीए ब्लंडर्स। तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा उन बच्चों को जिन्होंने अच्छे परसेंटाइल जो है स्कोर किए हैं जेईई मेंस में। और कई मेरे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि उनके 99 परसेंटाइल प्लस जो है वो बने हैं और ऐसे सभी बच्चों को मेरा जो है बहुत बहुत बधाई। दिल से मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और यू हैव रियली मेड अस प्राउड। आपको देख करके हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। लेकिन इसी बीच में हमें, जैसा कि मैं बता रहा था, कि हमें एक नॉन यूनिफॉर्मिटी जो है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में देखने को मिली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई बच्चे ऐसे थे जिनके 150 टू 160 मार्क्स में 99 परसेंटाइल जो है आ गए और कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके 240 मार्क्स में 99 परसेंटाइल बने। कई मेरे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 200 प्लस मार्क्स जो हैं उन्होंने स्कोर किए हैं, लेकिन फिर भी उनके 99 परसेंटाइल नहीं आ पाए। तो ऐसे में बच्चे काफ़ी ज़्यादा हताश फील कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसा कि आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है ये हर शिफ्ट के लिए अलग अलग होता है और ये जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है ये पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो कम मार्क्स में आपके ज़्यादा परसेंटाइल आ जाएंगे। अगर मैथ्स का पेपर टफ है तो हो सकता हो 50 या 60 मार्क्स में ही आपके 99 परसेंटाइल आ जाए, या अगर फिजिक्स का पेपर आसान है तो हो सकता हो 80 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करना पड़े 99 परसेंटाइल लेकर के आने के लिए। इसीलिए ये जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है इसको आप अपने ध्यान में बिठा लीजिए कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है ये पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है तो कम मार्क्स में ज्यादा परसेंटाइल बन जाता है और अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल इजी है तो ज्यादा मार्क्स में भी कम परसेंटाइल बनता है। तो यहां पर इसीलिए नॉन यूनिफॉर्मिटी जो हमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में देखने को मिली, इट इज बिकॉज ऑफ द नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस इन द पेपर। चलिए थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। अब सबसे ज्यादा जो डिफरेंस हमें देखने को मिला वो था 27 जनवरी की शिफ्ट 1 और 31 जनवरी का शिफ्ट 2। इन दोनों में हमें सबसे ज़्यादा जो है डिफरेंस देखने को मिला, सबसे ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली। तो यहाँ पर हमने देखा कि 27 जनवरी जो शिफ्ट 1 का पेपर था उसमें फिजिक्स का पेपर आसान आया था, केमिस्ट्री का पेपर भी आसान आया था और मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो डिफिकल्ट था। बच्चे कह रहे थे डिफिकल्ट था, लेकिन यहाँ पे अगर इसको प्रॉपरली हम एनालाइज करें इस पेपर को तो ये जो पेपर था डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि ये लेंदी पेपर था। इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे वो कंसेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं थे लेकिन लेंदी थे, उनको सॉल्व करने में बच्चों को ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसीलिए ये पेपर मैथ्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लेकिन फिर भी कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो सॉल्वेबल थे। ओवरऑल जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो पेपर था वो हम ये कह सकते हैं कि आसान था। हालांकि मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट था लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कंसेप्चुअली डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी था, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था। तो इस कारण से क्या हुआ सर, इस कारण से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तीनों में जो है हाई स्कोर बच्चों ने काफ़ी कर दिया। क्योंकि ये जो शिफ्ट थी हाई स्कोरिंग थी, इस कारण से इस शिफ्ट में हाई मार्क्स में भी क्या हुआ, लो परसेंटाइल बनने लग गया। कई बच्चों के 200 प्लस मार्क्स आए फिर भी उनके 99 परसेंटाइल नहीं आ पाए, क्योंकि ये
ये जो शिफ्ट थी ओवरऑल हाई स्कोरिंग थी, इसमें सभी बच्चों के जो है मार्क्स बहुत ही ज़्यादा हाई आए थे। इसलिए इस शिफ्ट में जिनके 99 परसेंटाइल प्लस आए हैं उनके 240 मार्क्स से ज़्यादा आए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि 31 जनवरी की जो शिफ्ट थी, अब 31 जनवरी की शिफ्ट में सर फिजिक्स का जो पेपर था वो मॉडरेट था। कई जो शिफ्ट में फिजिक्स का पेपर फॉर्मूला बेस्ड आ गया था, कई जो पेपर थे उनका लेवल नीट की जो फिजिक्स रहती है, नीट का जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसके लेवल का था, लेकिन यहाँ पे जो फिजिक्स थी वो मॉडरेट लेवल की थी। सर केमिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल की थी। ओवरऑल अगर हम कहें तो सभी बच्चे जो हैं बार बार एग्जाम हॉल से आकर के कह रहे थे कि केमिस्ट्री का पेपर आसान है, केमिस्ट्री का पेपर आसान है, लेकिन अगर डेप्थ में जाया जाए तो केमिस्ट्री का शिफ्ट 2 का जो पेपर था वो थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट था, और मैथमेटिक्स का जो पेपर था वो तो डिफिकल्ट था ही, और इसमें जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे न केवल वो लेंदी थे बल्कि इसके अलावा वो कंसेप्चुअली डिफिकल्ट भी थे। एक चीज ये समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन लेंदी है लेकिन कंसेप्चुअली आसान है तो बच्चा कम से कम उसको सॉल्व करने के लिए चालू तो कर सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन कंसेप्चुअली डिफिकल्ट है तो फिर बच्चा उसको सॉल्व करने की शुरुआत ही नहीं कर पाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करें। तो इस शिफ्ट में अगर आप देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के जो पेपर थे ओवरऑल हम कहेंगे या तो मॉडरेट थे या फिर डिफिकल्ट थे, और इस कारण से ये जो शिफ्ट थी ओवरऑल एक लो स्कोरिंग शिफ्ट हो गई। हर बच्चे के जो मार्क्स हैं वो कम आए और इस कारण से इस शिफ्ट में कम मार्क्स में ज्यादा परसेंटाइल बन गए सर। और यहां पर आपको ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग शिफ्ट में अगर पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो वेरी करता है तो उस पर फिर डिपेंड करेगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अब मैं आपके लिए यहां पर 2 केस स्टडीज बताना चाहता हूं और इन केस स्टडीज से आप कुछ लेसन सीख सकते हैं और अपने सेकेंड अटेम्प्ट की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है तैयार कर सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि 27 जनवरी शिफ्ट 1 में अपीयर की, और आपको ये पता है कि ये जो पेपर था 27 जनवरी का वो बहुत ही आसान पेपर था। अब सर ये आसान पेपर आया, बच्चों ने देखा रिलैक्स हो गए, रिलैक्स मोड में चले गए, थोड़ा सा उन्होंने अपना गियर चेंज कर लिया, स्पीड कम कर लिया। उन्होंने कहा कि सर हम 200 नंबर जो है वो क्रॉस कर लेंगे, हमारे 99 परसेंटाइल जो है आराम से आ जाएंगे। पिछले साल का जो ट्रेंड है वो तो यही कहता है कि 180 190 मार्क्स में हम आराम से 99 परसेंटाइल पर पहुंच जाते हैं। हम तो 200 प्लस मार्क्स जो है किसी तरह अपने इंश्योर कर लेते हैं और उसमें हमारा 99 परसेंटाइल जो है श्योर हो जाएगा। अब इन बच्चों ने फिर धीरे धीरे करके पेपर को सॉल्व किया और 200 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन जो है आराम से अटेम्प्ट करके आ गए, लेकिन फिर फाइनली जब रिजल्ट आया तो उनके 99 परसेंटाइल से कम आ गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन बच्चों ने जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थी उसमें एक गलती कर दी। गलती ये थी कि सर अगर पेपर आसान आया है तो आप ये समझिए कि आसान पेपर सबके लिए आसान है, और कई ऐसे बच्चे होंगे जो इस पेपर को पूरी तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको पता है कि यदि T20 मैच होता है तो उसमें बहुत ही फास्ट स्कोर जो है बनाया जाता है, स्पीड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसी तरह से अगर आपका पेपर आसान आ गया है सर तो आपकी स्पीड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। न केवल स्पीड इंपॉर्टेंट रहती है बल्कि आपकी एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि सामने वाला जो बच्चा है वो भी स्पीड के साथ सॉल्व कर रहा है और उसकी भी एक्यूरेसी है, तो इसलिए कंपटीशन जो है बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है और ऐसे जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग हो जाते हैं। तो इन बच्चों ने ये गलती करी, जो स्ट्रैटेजी है उसको ठीक तरह से डिसाइड नहीं किया पेपर में, और इसके कारण फिर उन्होंने 200 जस्ट मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए और उसके कारण फिर उनका जो परसेंटाइल है वो कम आ गया। इसीलिए पेपर अगर आसान आता है तो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें स्पीड सॉल्यूशंस करने हैं, बहुत ही स्पीड के साथ सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक्यूरेसी अपनी 100% तक कोशिश करनी है, उसको मेंटेन करना है, हर क्वेश्चन को सही करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन आसान है। सामने वाला अगर आप गलत करोगे, सामने वाला सही कर रहा है, वो आपसे आगे निकल जाएगा। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ना नहीं है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उसको आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो सामने वाला बच्चा है उसकी कोशिश ही यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पर स्पीड, एक्यूरेसी और अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 31 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर जो है वो अटेम्प्ट किया, और सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो पेपर था वो डिफिकल्ट आ गया। अब ये जो पेपर था डिफिकल्ट था, पहली चीज तो डिफिकल्ट पेपर देख करके बच्चे पैनिक में आ गए, उसके बाद कई डिफिकल्ट क्वेश्चंस में फंस करके रह गए और वहां पर अपना समय बर्बाद कर दिया। जब क्वेश्चंस नहीं बने, क्वेश्चंस जो है उसमें वो फंस गए, उनका टाइम वेस्ट हो गया, तो उनकी नर्वसनेस और भी ज्यादा बढ़ गई और इस कारण से कई जो है बनते हुए क्वेश्चंस को भी वो गलत करके आ गए और उनके मार्क्स जो है बहुत ही ज्यादा कम आ गए और इस कारण से उनके परसेंटाइल भी बहुत ही ज्यादा कम आ गए। तो अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपको क्या करना है सर, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपको किसी भी तरह से पैनिक नहीं करना है। देखिए, जैसे अगर पेपर आसान आता है आप रिलैक्स फील करते हो, उसी तरह से अगर पेपर टफ आ जाता है तो भी आपको रिलैक्स फील करना चाहिए, क्योंकि टफ पेपर जो है वो हर किसी के लिए टफ है। इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि पेपर अगर टफ है तो हर
हर किसी के लिए टफ है। दूसरा चीज़ है कि अगर पेपर टफ है तो आपको ये सोच करके खुश हो जाना चाहिए कि ओवरऑल जो स्कोर है वो क्या हो जाएगा, वो लो स्कोर हो जाएगा। हर बच्चा जो है कम मार्क्स स्कोर करेगा और कम मार्क्स में भी आपके ज़्यादा परसेंटाइल आ सकते हैं। और यहाँ पर फिर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो किस तरह से आप प्रॉपर एक एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाते हो, किस तरह से आप अपने टेम्परामेंट को, माइंड को बैलेंस करके पेपर अटेम्प्ट करते हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कारण से अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो तो डेफिनेटली आप दूसरों से ज़्यादा आगे निकल सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए अगर डिफिकल्ट पेपर है तो सबसे पहले हमें पैनिक नहीं होना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी ऐसे फंसाऊ या डिफिकल्ट क्वेश्चन में ना फंसें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। सही क्वेश्चन को पहचानें कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये मेरे से हो जाएगा, इसको मुझे अटेम्प्ट करना है, और इस तरह से क्वेश्चन को प्रॉपरली सेलेक्ट करें और ओनली सेलेक्टिव क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। जितने भी क्वेश्चंस करें, क्योंकि सर यहाँ पे आप सेलेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, कम क्वेश्चन कर रहे हो, कम क्वेश्चन कर रहे हो तो लो स्कोर तो वैसे ही बन रहा है क्योंकि अटेम्प्ट ही आप कम कर रहे हो। उसमें से भी आपने अगर कुछ गलत कर दिया तो डेफिनेटली आपका स्कोर और लो चला जाएगा। इसीलिए आपको अपनी एक्यूरेसी पर स्पेशल ध्यान देना है और अपनी एक्यूरेसी को बना के रखना है। 100% एक्यूरेसी की कोशिश करनी है और कोशिश ये करनी है कि जितने भी क्वेश्चंस करें, भले ही कम करें, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस करें उसको सही करके आए। तो इसीलिए अगर पेपर टफ आता है तो सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन सिलेक्शन ठीक से करना है, साथ ही साथ अपनी एक्यूरेसी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखना है। कि कई बच्चे जो हैं ये चीज़ों पे मिस कर गए। जब आसान पेपर आया तो बच्चे रिलैक्स हो गए, कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए और ठीक से उन्होंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया और इस कारण से उनके मार्क्स कम हो गए। और जब पेपर टफ आया तो बच्चे पैनिक में चले गए और फिर उस कारण से कई जगह कई क्वेश्चंस में उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और फिर उनका इस कारण से लो जो मार्क्स हैं वो आ गए। तो ये रही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की मेरी एनालिसिस, और मुझे उम्मीद है कि इस एनालिसिस को देख करके आपको थोड़ा सा दिल को जो है थोड़ी सी ठंडक मिली होगी, थोड़ी सी राहत मिली होगी और अब आप मोटिवेटेड होगे कि आपको अब सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी लगा करके अच्छी तरीके से जो है मेहनत करनी है और उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अब रही बात ये कंक्लूजन की कि भाई इसमें एनटीए का ब्लंडर है, स्कैम है, इन सब चीज़ों पे हमें कमेंट करके कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि अब जो रिजल्ट आ चुके हैं, जो मार्क्स परसेंटाइल आ चुके हैं वो अब चेंज होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और अब हमें क्या करना है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी गलतियां हैं, इन एक्सपीरियंसेस, इन गलतियों से सीख करके हमें ये कोशिश करनी है कि हम आगे इन गलतियों को बिल्कुल भी रिपीट ना करें। इसके अलावा हमें ये भी समझना है कि आगे कोई भरोसा नहीं है, हो सकता हो जो सेकेंड अटेम्प्ट के जो पेपर्स सेट किए जाएं वो भी कुछ इसी तरह से सेट किए जाएं और उसमें भी जो है डिफिकल्टी लेवल का एक काफ़ी जो है डिफरेंस रहे, काफ़ी नॉन यूनिफॉर्मिटी दिखे, और हो सकता हो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें भी हमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में बहुत ही ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है एग्जाम की, पेपर अटेम्प्टिंग की बनानी है, पढ़ाई की बनानी है, अपने एक टेम्परामेंट को बना करके रखना है, हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है और पूरी मेहनत के साथ जो है अपने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी है। और इस तरह से अगर आप मेहनत करते हो तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेटली जो है अपने गोल्स को जो है अचीव कर पाओगे और एक अच्छा परसेंटाइल 99 परसेंटाइल जरूर अचीव कर पाओगे। तो ये रहा आज का वीडियो, ये रही मेरी एनालिसिस, और एक बार आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइएगा कि ये जो एनालिसिस है इससे आपको क्या सीखने को मिला और किस तरह से आप इस एनालिसिस को यूज करके अपने सेकंड अटेम्प्ट को बेहतर बना सकते हो। इसके अलावा कमेंट बॉक्स पे ये भी बताइए कि और किस तरह के हम वीडियो इस चैनल पे लेकर के आए जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।